अकेला था, कुछ किया नहीं था जिंदगी में और अभी अभी अपने लिए एक अस्थि कलश खरीद कर शमशान में था जब 3 साल बाद अचानक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सामने आ गई। वो अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी, घर परिवार भी था उसका, सब उसकी तारीफ करते थे और मैं अकेला था, कुछ किया नहीं था जिंदगी में और अभी अभी अपने लिए एक अस्थि कलश खरीद कर आया था। वो ग्रीन कलर की कोट और व्हाइट ड्रेस पहने हवा में खड़ी थी। मैं उसे देखता रहा, दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। ये इन सालों में कहा गई थी, बिना बताए ब्रेकअप क्यों किया था? लेकिन वक्त बदल चुका था। मैंने बस भारी आवाज में कहा, बहुत दिनों बाद नजरें मिली। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कलश पर पड़ी। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई। किसका हुआ? मेरे पापा का। 20 साल की उम्र में मेरी मां चली गई थी और उस वक्त शेंचुए मेरे साथ थी। लेकिन 25 साल की उम्र में वो बिना कुछ कहे चली गई। अब 28 साल में पापा भी ब्रेन स्ट्रोक से चले गए और मुझे खुद डॉक्टर्स ने छोड़ दिया था। शेंचुए की भारी आवाज ने मुझे वापस खींचा। ढांढस से मेरा गला भरा। शुक्रिया। पुरानी यादें उस पल में बस एक फॉर्मल सा जवाब बनकर रहे। शेंचुए मुझे देखती रही, उसके होंठ खिले लेकिन शब्द नहीं निकले। इन सालों में कैसे रहे? अभी भी नॉर्थ सिटी वाले विला में रहते हो? वही तो है, मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। वो विला बेचने का सोच रहा हूँ। नॉर्थ सिटी का वो विला हमने अपना शादी का घर बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन शादी होने से पहले उसने ब्रेकअप कर लिया। इन सालों में मैं वहीं रहता रहा, एक उम्मीद की था, लेकिन 3 साल इंतजार करने के बाद न वो आई, बल्कि मिला तो बस कैंसर का रिपोर्ट, आखिरी स्टेज। अब वहाँ रहने का मौका भी नहीं रहा, रखने की जरूरत भी नहीं। शेंचुए एक पल के लिए रुकी, फिर बोली मैं फॉरेन से वापस आई हूँ, यहीं रहने का प्लान है। वो विला मुझे बेच दो। मैंने कलश कसकर पकड़ा और सीधे बता दिया, घर तो मैंने पहले ही ब्रोकर को दे दिया, चाहो तो वहाँ जाकर प्रोसेस करें। अभी मेरे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने की एनर्जी नहीं थी। माहौल भारी हो गया, एक अजीब सा साइलेंस छा गया। उसका चेहरा देखकर क्या उस जमाने का ब्रेकअप रीजन बता सकती हो? शेंचुए की भौहें थोड़ी सी खुली, आंखों में जैसे एक धुंध थी, कुछ समझ नहीं आता। हम दोनों एडल्ट्स हैं, कुछ बातें खोदने की जरूरत नहीं होती। उसने एक गुलदाउदी का फूल उठाया, मेरे पास आई और पापा की अस्थियों के पास रख दिया। जो हो गया हो गया, अब हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। 3 साल बाद शेंचुए में कोई बदलाव नहीं था, वही बर्फ जैसा चेहरा, वही एक अलग सी खामोशी। जैसे ही वो मुड़ने लगी, मैंने अनजाने में उसकी कलाई पकड़ना चाहा। एक जवाब चाहिए था, इन 3 सालों की उलझन खत्म करनी थी, लेकिन उसी वक्त दूर से एक छोटी सी आवाज आई। एक 3-4 साल की छोटी बच्ची दौड़ती हुई शेंचुए की तरफ आई। उसने उसे आराम से गोद में उठा लिया। तीनों को देखकर मैं वहीं खड़ा रहा। एक झटके में सब समझ आ गया। ब्रेकअप के बाद जो आदमी आया था, उसका नाम था लू युनजंग, जो शेंचुए का चाइल्डहुड का दोस्त था और अब वो उसके बच्चे का बाप था। नाखून हथेली में गड़ गए। मैंने जोर से सांस लेकर अपनी इमोशंस को दबाया। लू युनजंग शेंचुए के पास आया और मेरे बारे में पूछा। शेंचुए ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्के से बोल दिया, कॉलेज का दोस्त है, इसके पिता गुजर गए। अचानक लगा जैसे कोई चीज टूट गई अंदर। 5 साल का रिश्ता और आखिर में बस कॉलेज का दोस्त रह गया, एक बॉयफ्रेंड नहीं। मैंने गहरी सांस ली, पापा का कलश उठाया और उनसे दूर टेम्पोरियम के बाहर की तरफ चला। उसके पास से गुजरते वक्त शेंचुए की खुशबू आई, वो हल्की पाइन की फ्रेग्रेंस जो सिर्फ उसकी थी। टेम्पोरियम के बाहर खड़े होते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने जल्दी से चेहरा पोंछा और मुड़ा। शेंचुए थी, 2 कदम की दूरी पर खड़ी। वो मेरी सूजी हुई आंखें देख रही थी। उसकी आंखें शांत और गहरी थी। वुहान, तुम बदल गए। मेरी नाक भर आई। बदलते रहा। वो इतनी पक्की थी अपने वादों में, कहा था जिंदगी में सिर्फ मुझसे प्यार करूंगी, लेकिन वो भी बदल गई ना। शेंचुए गहरी नजरों से देखती रही, फिर अचानक फोन निकाला। कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। उसकी आवाज साफ और शांत थी। विला के हैंडओवर के लिए तुमसे कॉन्टैक्ट करना होगा। मैंने याद दिलाया, मेरा नंबर वही है, कभी बदला नहीं। इन 3 सालों में मुझे डर था कि वो कहीं कुछ हो गया हो या कोई मजबूरी हो। डर था कि वापस आए और मुझे ढूंढ ना पाए, इसलिए नंबर नहीं बदला। शेंचुए की उंगली एक पल रुकी, फिर उसने मुझे ब्लैकलिस्ट से हटाया। माफ करना, उस वक्त लगा तुम मूव नहीं कर पाओगी। उसकी बनावटी सफाई सुनकर मैंने बस एक हल्की हाँ कही और चुप हो गई। चाहे मूव ऑन हुआ हो या नहीं, उन तीनों को देखने के बाद कुछ भी मैटर नहीं करता था। मैंने उन्हें देखे बिना कदम बढ़ाए, सीढ़ियां उतरी और गाड़ी में बैठ गया। अगले दिन मैं पापा मां की नई कब्र पर गया, लेकिन जब अपनी पहले से तय की हुई कब्र के पास से गुजरा, वहां के बीच में रखे पत्थर पर किसी और का नाम खुदा हुआ। उस अनजान नाम को देखकर मैंने तुरंत सेमेट्री के स्टाफ को कॉल किया। माफ करें सर, रूल्स के हिसाब से जिंदा इंसान को कब्र नहीं बेच सकते। हमने प्रायोरिटी के बेसिस पर एक और पार्टी को यह जगह दी थी। आज पापा की कब्र देखकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या उनसे मिल सकता? मेरे हाँ कहने पर स्टाफ ने तुरंत बुलाने का वादा किया। आधे घंटे बाद वो सेमेट्री में आए, लेकिन जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा, मैं हैरान रह गया। मेरी कब्र छीनने वाली कोई और नहीं, शेंचुए थी। हैरानी, कंफ्यूजन, दर्द, सब कुछ एक ही सवाल में बदल गया। क्यों? शेंचुए वहां खड़ी थी, हमेशा ठंडा रहने वाला वो चेहरा पहली बार मेरे सामने झुका। माफ करना, युनजंग के घर वाले फॉरेन में गुजर गए। उनकी अस्थियां वापस लानी थी। उनकी नजर इसी जगह पर पड़ी और उन्हें ये जगह पसंद आ गई। मैंने मुट्ठी कसी। तुमने उनके लिए ये जगह चूज की? उसने जवाब की जगह चुप्पी से काम चलाया। मेरे दिल में जैसे एक डर आ गई। मैंने पूछा, तुमने देखा नहीं कि पास में मेरे पापा मां का नाम है? एक जमाने में उसने खुद मेरे पापा मां को वादा किया था, हमेशा मेरा ख्याल रखूंगी, और अब वो अपने पति के घर वालों को बदले में दफनाना चाहती थी। मतलब जब भी वो आएगी, पापा मां उसे किसी और मर्द के साथ देखेंगे। शेंचुए ने उलझी हुई आवाज में कहा। युनजंग के घर वाले 3 साल पहले गुजरे थे, उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी तकलीफ हो। उसकी बात सुनते ही मेरी इमोशंस बेकाबू हो गई। ये जगह मैंने पहले बुक की थी, बदले में मेरे पापा मां हैं। शेंचुए, तुमने पहले युनजंग की वजह से मुझे छोड़ा, अब उन्हीं की वजह से मेरी ये जगह भी छीनना चाहती हो। शेंचुए का चेहरा ठंडा हो गया। उसने हैरानी से कहा, तुम ठीक-ठाक हो, अभी जिंदा हो, तो ये जगह क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए कि पापा मां यहां हैं? मैं एक पल के लिए रुक गया, सीने में जैसे कुछ टूटने लगा। हर इंसान को एक दिन जाना है, मुझे भी जाना है। मैं अपने परिवार के पास रहना चाहता हूं। ये जगह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। मैं मुड़ने लगा, लेकिन पीछे से शेंचुए की आवाज आई। ये तो युनजंग की पूर्व पत्नी है, जो कल रात यहां दफन हो गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वापस शेंचुए को देखा तो वो बिल्कुल अजनबी लगी। उसने एक लंबी सांस ली और समझाने की कोशिश की। जब युनजंग की पत्नी नहीं थी, तब मैंने तुम्हें छोड़ा और फौरन चली गई। मैं नहीं चाहती कि इस बात से तुम उनके बारे में कुछ गलत सोचो। आखिर में बड़े का सम्मान होता है, उनकी पत्नी के लिए जगह ज्यादा सही। एक पल में बस हंसा। मुझे खुद नहीं पता था कि गुस्सा करूं उसकी इस चालाकी पर या दुख करूं उसके लू युनजंग के लिए सच्चे और गहरे प्यार पर। और इसी पर मुझे सच समझ आया, शेंचुए मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि लू युनजंग की शादी हो गई। जब वो चला गया और उसकी पत्नी गई, तो उसने मुझे एक झटके में छोड़ दिया और उसके पास चली गई। मैं उसके लिए एक बैकअप था, एक ऑप्शन, कभी उसकी प्रायोरिटी नहीं। ये सब जानकर लगा जैसे किसी ने गला दबा दिया। एक भी आवाज नहीं थी। दिल में जैसे कोई डूब गया, कैंसर की हर चेमों से भी ज्यादा दर्दनाक। नाक से गर्म खून निकला और कब्र की सीढ़ियों पर टपका। सिर घुमा, पाँव ने जवाब दे दिया और मैं जमीन पर गिरा। शेंचुए तेज कदमों से दौड़ी और मुझे संभाला। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन मैंने होश में उसे हटाया और मुश्किल से 2 शब्द कहे, ठीक हूं। उसे यकीन नहीं आया। मैं डॉक्टर हूं, देखने दो। मैंने चेहरे से खून पोंछा और उसे छूने से मना किया। हाँ डॉक्टर हूं, लेकिन पैथोलॉजी डॉक्टर हूं। तुम्हारे हाथ बॉडीज ऐसे करते हैं, मुर्दों को छूते हैं। मैं अभी मरा नहीं। शेंचुए की आंखें गहरी हो गई। मैंने उसे इग्नोर किया, जमीन से एक लाठी उठाई और उसे केन की तरह इस्तेमाल करते हुए लड़खाते हुए नीचे उतरकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी मेन डॉक्टर जी यानी ने मुझे देखा तो घबरा गए। उन्होंने नर्स को तुरंत वार्ड अरेंज करने को कहा, ड्रिप लगाई, स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दी। कुछ गड़बड़ न हो इसलिए पूरी बॉडी का चेकअप भी करवाया। अगले दिन रिपोर्ट आने पर उनका चेहरा गंभीर था। वुहान, तुम्हारा बॉडी लिमिट पर पहुंच गया है, आखिरी टाइम है, हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, कहीं नहीं जा सकते। लिमिट मतलब कितना? मैंने हल्के से पूछा। हम कलीग्स तो हैं, सच बता सकते हो? जी यानी की आंखें भरी। हमारा हाल ऐसा है कि कभी भी गिर सकते हो और शायद उठ ना पाओ। वुहान, हॉस्पिटल मत छोड़ो। उनकी आवाज घबरा गई। आज मेरे रिपोर्ट थाने में कमजोरी से मुस्कुराया। क्या मेरी जिंदगी का आखिर आ गया? वो चुप रही। इमोशंस छुपाने की कोशिश में थी, लेकिन आंखें सब बोल रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी। मौत जिंदगी का किस्मत में होती है, इतना जिया, शुक्रगुजार हूं। पापा मां को खुद विदाई दी, अब खुद को भी विदाई दूंगा और एक बॉडी डोनर टीचर बनकर यहीं रहूंगा। मेडिकल फील्ड में योगदान भी होगा, ये भी एक तरह की जिंदगी है। जी यानी ने मुंह फेर लिया, आंसू गिर गए। मैंने उनका हाथ थामा, चाहा कि वो मेरे लिए दुखी ना हो। ठीक है, इस बात तुम्हारी बात मानता हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर दबाया, लेकिन हॉस्पिटल में रहने से भी कुछ होने वाला नहीं था। हर सुबह आंख खुलती तो जी यानी तरह तरह की मेडिसिन देती, इसी तरह सांसें थमाए रखती ताकि मैं थोड़ा और दुनिया देख सकूं। लेकिन जब मेडिसिन का असर खत्म होता, हड्डियों से उठता वो दर्द जैसे सब कुछ अंदर से निकल रहा हो। पसीने से तरबतर उठता था, जबड़े भींचे रहते, आवाज तक नहीं निकलती। कई दिनों की बारिश खिड़की पर थपथपाती रहती, जैसे मेरे लिए रो रही हो। थोड़ा बेहतर लगा तो कोट पहनकर कॉरिडोर के स्टेयर्स पर ताज़ी हवा लेने लगा। पीछे से जूतों की आवाज आई। वुहान साहब, आवाज सुनकर हुआ लू युनजंग था। उसका चेहरा दमकता हुआ एकदम हेल्दी और मैं पीला चेहरा, एक ढीला और पतला कोट जो बीमारी छुपाने के काम आ रहा। उसने एक पल हैरान होकर देखा और फिर बोला, मैं आज खास तुमसे माफी मांगने आया हूं, पहले तुम्हारी जगह ले ली, सच में बहुत बुरा हुआ। ये कहते हुए उसने झुककर वो किया। मैंने नजर हटाकर बाहर बारिश में देखा। वो बात गई, मुझे नहीं उठाना। उसके चेहरे पर एक पोलाइट सी स्माइल थी, लेकिन टोन कुछ और ही था। जो बात गई उससे जुड़ा इंसान भी नहीं होना चाहिए, है ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, उसने हल्की सी स्माइल दी। मुझे पता है तुम चुई के एक्स हो, हम बचपन से साथ हैं, उससे मुझसे प्यार है, घर वाले भी मुझे पसंद करते हैं।
हाँ, मेरी ये दूसरी शादी है, लेकिन मैं उसकी यूथ हूँ, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा। तुम उसका एक छोटा सा पास्ट हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच मत आओ। खिड़की से हवा आई और दिल ठंडा हो गया। मैंने सीधे लू युनजंग की आंखों में देखा। अगर इतना कॉन्फिडेंट हो उसके प्यार पर, तो मेरे पास आकर ये कहने की ज़रूरत है। लू युनजंग के पास जवाब नहीं था। मुझे भी इस बेकार बातचीत में इंटरेस्ट नहीं था। मैं मुड़ा और चला गया। शायद हवा लगी, रात को तेज बुखार चढ़ गया। सिर फटने लगा, पूरा बॉडी जैसे पत्थर से कुचला हो। रंग एकदम सफेद हो गया। जियानली फिर इंजेक्शन देने आए, लेकिन मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं हुआ। ठंडा पसीना छूट रहा था। मैंने धीरे से कहा, प्लीज़ नहीं, इंजेक्शन बहुत तकलीफ देगा। बीमारी में हर एक पल इतना लंबा लगता है। मेरी गुजारिश की आंखें और हाथ बाहों पर भरे नीडल के निशान देखकर जियानली ने बहुत देर सोचा, फिर मान ली। उस रात इंजेक्शन नहीं। उन्होंने नर्स को भेजा और खुद मेरे साथ पूरी रात। सुबह की हल्की रोशनी में कई दिनों की बारिश आखिरकार रुकी। धूप खिड़की से झांकने लगी। मैंने आखिरी ताकत जुटाकर हाथ बाहर निकाला, उस रोशनी को महसूस करने के लिए। डॉक्टर साहब धूप निकल आए। दूसरी तरफ शनचुए पूरे दिन क्लिनिक में बिजी रही। बस ऑफिस में बैठी थी कि असिस्टेंट अंदर आया। शन डॉक्टर 0482 नंबर के बॉडी डोनर की चाह रहे हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। इस बार के रिसेप्शन के लिए हॉस्पिटल ने एक लाइव क्लास का प्लान किया है। पूरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को बुलाया गया। प्लीज तैयार रहें। शनचुए को उस वॉलंटियर की याद आई जो उस दिन कैफे में मिला। कुछ सोच रहे फिर बोली, ठीक है समझ गई। डायसेक्शन सेंटर में पहुंचकर उसने टेबल पर व्हाइट शीट में लगे बॉडी डोनर को देखा। अचानक दिल धड़क उठा, पता नहीं क्या। आसपास कई कॉलीग्स पहले से थे। एक कैमरा भी था रिकॉर्डिंग के लिए। वो शांत कदमों से आगे बढ़ी, टेबल के सामने खड़ी हो गई। सबने मिलकर बॉडी डोनर को साइलेंट ट्रिब्यूट दी। 3 सेकंड्स की मौन श्रद्धांजलि के बाद उसने ग्लव्स पहने, क्योंकि उन्होंने बीमार पिता की देखभाल के लिए जॉब छोड़ी थी और खुद भी कैंसर से लड़ रहे थे कई सालों तक। हाँ, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान। बॉडी डोनर बनकर अब भी मेडिकल फील्ड की सेवा कर रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों की आंखें भर आई। शनचुए के डायसेक्शन नाइफ थामे हाथ एक पल रुके। दिमाग में किसी का चेहरा अजीब सा, लेकिन सामने कैमरा था। उसने एक लंबी सांस ली, मन को शांत किया, नाइफ कसकर पकड़ी और शीट का कोना धीरे धीरे उठाया। उसी वक्त पास खड़ी नर्स ने फाइल खोलकर साफ आवाज में बोला, बॉडी डोनर का नाम गुहा, उम्र 28 साल, डेथ डेट 2026 8 अप्रैल। शनचुए का हाथ हवा में रुक गया, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वो मैं था। व्हाइट शीट के नीचे लिखा बॉडी डोनर वॉलंटियर मैं था। शनचुए के खून में जैसे बर्फ हो गई। कान में सनसनाहट होने लगी। आसपास की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई। मैं वहाँ पड़ा था, पीला चेहरा, हाथों और बाहों पर नील के निशान, छोटे छोटे नील के मार्क्स और सीने पर उसके नाम का कपल टैटू। दिमाग का एक तार टूट गया। शनचुए बस देखी रही। वुहान टीचर, दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी की पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के होनहार ग्रेजुएट। काम बड़ी लगन से करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। कैंसर से 3 साल तक लड़े और जाते जाते बॉडी डोनर का डिसीजन लिया ताकि मेडिकल फील्ड में काम आ सके। तो मतलब मैंने इसलिए जॉब नहीं छोड़ी थी कि थक गया था, बल्कि जिंदगी ही खत्म हो रही थी। मेरी बॉडी शनचुए के सोच से कहीं ज़्यादा कमजोर थी। 6 फीट का इंसान, सिर्फ हड्डियां। दोबारा मिलने के बाद की सारी यादें एक साथ उमड़ गई। मेरा कमजोर बॉडी, पीला चेहरा, सूखे होंठ और वो पल जब नाक से खून बहते हुए गिरा था। सब कुछ अब सेंस बन रहा था, लेकिन इतना अचानक था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो सारी उलझी हुई फीलिंग्स एक साथ तूफान पर आ गई, जैसे कोई जाल उसे चारों तरफ से घेर रहा हो। शनचुए को लगा सिर्फ फटने वाला है। वो नाइफ पकड़े हुए थी। सामने कलीग्स थे, लीड्स थे, कैमरा था। वो टेबल पर लेटा था और कैमरा उस पर था। उसने ये टीचिंग सेशन रोकना पड़ा, माफ करना सबको। अपनी पर्सनल वजह से आज की लाइव क्लास अभी के लिए रोकनी पड़ रही है। मुझे इस बॉडी डोनर के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना है। ये क्लास अगले शुक्रवार तक शिफ्ट होगी। सॉरी, ये कहकर उसने सबके सामने वो किया। सबको उसके अचानक फैसले पर हैरानी थी, लेकिन माहौल भाप कर किसी ने कुछ नहीं कहा। रिकॉर्डिंग बंद की। डिपार्टमेंट हेड सामने आया। शन डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? शनचुए की आवाज भारी थी। ये बॉडी डोनर मेरे एक जानने वाले हैं। मुझे उनके जाने की खबर आज लगी। शॉक बहुत ज्यादा था, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सका। लोग हैरान थे। उन दोनों का कनेक्शन था। शेन डॉक्टर और गुहान दोस्त थे। सुना नहीं था पहले। वो भी उसी यूनिवर्सिटी से पैथोलॉजी में थे ना, सेम बैच में हम ही क्लासमेट्स थे। हैरानी है शन डॉक्टर इतनी कोल्ड दिखती है, लेकिन इतनी इमोशनल दिखती है। डॉक्टर्स ने डेथ देखी है, लेकिन दिल सबका होता है। सबने अफसोस किया। हेड ने शनचुए के कंधे पर हाथ रखा। पुराना जानने वाला था, क्लास बाद में होगी। वो खुद आगे बढ़कर बाहर चले गए और बाकी लोग भी निकल गए। सबको जाते देखकर शनचुए ने माफी मांगी, लेकिन सीने पर एक भारी पत्थर था। सांस लेना मुश्किल था। जाते जाते भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, याद है जब गुहान रेसिडेंट था, उसने हमें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई? मुझे लगा शन डॉक्टर जैसी दिखती थी। अरे हाँ, उसने तो कहा था गर्लफ्रेंड शायद गुजर गई। हाँ याद है, कहना था शादी करनी है, घर भी तैयार कर दिया है, पार्टी भी देनी थी, लेकिन बाद में कभी जिक्र नहीं किया। लगता है कुछ हो गया था। जब भी गुहान हॉस्पिटलाइज था, वो या उसके पापा उसकी गर्लफ्रेंड बनी। सब एक बार फिर दुखी हो गए। किस्मत को जैसे दुखी लोग पसंद आते हैं, वो धीरे धीरे दूर चले गए। आवाजें हवा में खुल गई। शनचुए वहां खड़ी थी, मुझे देख रही थी, जो कभी नहीं हो सका। दिल में एक ठोकर सी लगी। तो सबको पता था कि हम लगभग शादी तक पहुंच गए, लेकिन एक नाम का फासला रह गया। उस शांत डायसेक्शन रूम में शनचुए को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही। भारी सांसें। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस तरह उसके सामने रहूंगा। पास खड़ी नर्स ने धीरे से बोला। शनचुए ने हाथ बढ़ाया। गुहान की फाइल दो और तुम भी बाहर जाओ। उसकी नजर मेरे उस चेहरे पर थी जो दर्द में होते हुए भी मुस्कुरा रहा था। नर्स ने बिना कुछ कहे फाइल दी और रूम छोड़ दिया। शनचुए ने फाइल खोली। मेरे हॉस्पिटल में रहने के दौरान के रिकॉर्ड्स पढ़ने लगे। लगा जैसे किसी बड़े हाथ ने दिल को मुट्ठी में पकड़ लिया हो। इतना डर था कि सांस नहीं आ रही थी। फाइल्स में हाथ अचानक खिंच गए। वो मुड़ी और पास के कंप्यूटर पर गई। मेरी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री देखी। कीबोर्ड की आवाज, माउस का स्क्रॉल, हर क्लिक दिल पर लगे। आखिरी स्क्रॉल के साथ सब रिकॉर्ड सामने आ गए। 3 साल 567 डिटेल मेडिकल एंट्रीज। मेरी बीमारी एक एक कदम बढ़ती गई, जब तक कि कोई उम्मीद न बची। शनचुए का माउस थामा, हाथ थोड़ा कांप रहा था। जब वो गई, उसके जाने के कुछ समय बाद मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ। 3 साल तक मैं बस देखता रहा, खुद को मौत की तरफ जाते हुए। मैं खुद भी डॉक्टर था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। और जब मैं इतनी तकलीफ में था, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसा था। मेरा इरादा नहीं था। वो बड़ाई कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि असली वजह ये थी। उस पर वो चाहती थी कि कोई उसे चिल्लाकर लड़े, गाली दे, कुछ तो कहे, लेकिन सामने कोई रिएक्शन नहीं था। शनचुए का दिमाग सोचने लायक नहीं था। वो बस देखती रही, जैसे कई साल पहले यूनिवर्सिटी की क्लास में हम होते थे और धूप मेरे चेहरे पर पड़ती थी। वो पास बैठा होता था और चुपचाप मुझे देखता था। मैं थोड़ी देर में महसूस कर लेता था और मुड़कर मुस्कुरा देता था। शनचुए, क्या देख रहे हो? तुम्हें मुझमें क्या देखने को? टीचर देखेंगे। पुरानी यादें इतनी खूबसूरत थी कि ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत नहीं थी। अभी डोर पर नॉक हुआ। शनचुए ने खुद को संभाला, इमोशंस को दबाया और दरवाजा खोला। बाहर जी यानली खड़ी थी, व्हाइट कोट में। उन्होंने शनचुए को ऊपर से नीचे देखा, फिर रूम में झांका, फिर वापस शनचुए पर नजर दिखाई। शन डॉक्टर, आज ये क्या हुआ? गुहान की क्लास क्यों रुकी? उसकी आंखों में एक ऐसी फीलिंग थी जो शब्दों में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं बताया कि 0482 वॉलंटियर गुहान है? जी अनली थोड़ी रुकी, फिर माथे पर बल के साथ बोली, किसी भी वॉलंटियर की आइडेंटिटी जब तक जिंदा हो कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये हॉस्पिटल का रूल है। शनचुए के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप है। फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं गुहान की गर्लफ्रेंड थी। जी अनली चौकी, तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी? शनचुए ने हाँ में सिर हिलाया। 3 साल पहले तक, लेकिन हॉस्पिटल में तो कहा जा रहा था तुम्हारी फैमिली। जी आंधी ने उसे देखा। शनचुए का दिल एक पल के लिए डूबा, आंखें धीरे धीरे बुझ गईं। उसने एक्सप्लेन किया, मेरी शादी नहीं हुई है, बस एक क्लोज फ्रेंड के जाने के बाद उनके हस्बैंड और बच्चे का ख्याल रखते हैं। जी आंधी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन कुछ नहीं बोली। शनचुए का हाथ अनजाने में बंद हो गया और उसमें एक उम्मीद भी थी जो उसे खुद पता नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, गुहान के जाते वक्त उसने कुछ कहा था या मेरे लिए कुछ छोड़ा था? जी आंधी ने बिना रुके सीधे कहा। शनचुए का दिल नीचे डूब गया। वो भी चुप हो गई। जी आंधी से रहा नहीं गया। तुम कहती हो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो इतने समय में एक बार भी क्यों नहीं आई? उसके पापा की बीमारी का पता नहीं था। वो उनके बीच की बात नहीं जानती थी। लेकिन मुझे इन 2 सालों में बहुत तकलीफ हुई। मुट्ठी भर दवाइयां खाना, बार-बार कीमोथेरेपी, रेस्क्यूज, हर रात अकेले रोना, सुबह फिर मुस्कुराना। एक तरफ बीमार पिता की देखभाल, इस सब में शनचुए कभी नहीं। काश कोई साथ होता तो शायद वो दिन इतने भारी ना होते। शनचुए वहीं खड़ी रही, कुछ भी कहने के लिए मुंह नहीं खुला। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वर्ड्स नहीं आए। चेहरा धीरे धीरे सफेद होता गया, हाव-भाव बुझ गए। हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं था। उसने मुझे फेल किया।
और अब मैं था ही नहीं, कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। जी अली मेरी तरफ से कुछ मांगना चाहती थी, लेकिन बात आते आते रुक गई। फिर भी उनसे रहा नहीं गया। वुहान की आखिरी विश थी कि वो बॉडी डोनर बने, चाहे तुम्हारा रिश्ता जो भी रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जाने के बाद उसे कोई पछतावा ना हो। ये कहकर वो मुड़ गई। शेन चुए उनकी पीठ देखती रही, गला भरता रहा। आखिर में बस दिल में हाँ कहा। यही वो आखिरी चीज थी जो वो मेरे लिए कर सकती थी। रूम में वापस आते ही शेन चुए को ब्रोकर का मैसेज मिला। शेन डॉक्टर, नॉर्थ माउंटेन विला की सारी हैंडओवर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं, आप कभी भी शिफ्ट कर सकती हैं। मेरे 3 साल से संभाले उस घर की बात याद आई और दिल फिर भारी हो गया। फिर लू युनजन का कॉल। शेन चुए ने कुछ सेकंड सोचकर उठाया। चुए, आज न्यानियन का बर्थडे है, जल्दी घर आ जाओ। बच्ची रात को अकेले सिमटने चली जाए, इसी आदत है। शेन चुए का दिल बहुत दर्द कर रहा था, इतना कि कुछ बोलना मुश्किल था। मैं एक सफेद ड्रेस में था, आंखें सूजी हुई थी, पिता का कलश सीने से लगाया था। उसे देखकर मेरी आंखों में पल भर के लिए खुशी चमकी, लेकिन जब उसने देखा कि पास में एक बच्चा है और एक और आदमी खड़ा है, तो चमक बुझ गई। शेन चुए चुपचाप मेरे पास आई, मेरा पीला चेहरा देखा और खुद भी धीरे-धीरे ठंडी पड़ गई। चुए, सुन रहे हो? फोन की दूसरी तरफ लू युनजन की आवाज फिर आई। हां, सुन रहे हो? शेन चुए ने होश में जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी। आज रात जल्दी आ जाऊंगी और एक जरूरी बात करनी है तुमसे। घर के रास्ते पर शेन चुए का ध्यान बिल्कुल नहीं था। कई बार रेड लाइट पर वो रुकी नहीं, पीछे के ड्राइवर ने गाड़ी दी, उसे परवाह नहीं। घर के दरवाजे पर पहुंची तो दिमाग में अभी भी वही शीट हटाने का सीन था। वो काफी देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर की लगाकर अंदर। मां, आ गई तुम? न्यानियन दौड़ती हुई आई और शेन चुए से लिपट गई। मां, आज बहुत थकी लगती है। न्यानियन तुम्हारी बहुत याद है। शेन चुए ने उसे गोद में उठाया और थकी हुई मुस्कान दी। मुझे भी याद है। आज स्कूल में खाना खाया? हां, न्यानियन ने जोर से कहा। लू युनजन भी आखिरी टेबल पर रख रहे थे। आज पहुंचते हुए खाना तैयार है, दोनों हाथ धोकर आ जाओ। दोनों ने हाथ धोए और खाने बैठे। टेबल पर खाना ही खाना था। बीच में एक एस्ट्रोनॉट थीम का बर्थडे केक था, 5 रंगीन कैंडल्स के साथ। कैंडल्स जलाई गईं, तीनों ने मिलकर बर्थडे सॉन्ग गाया। न्यानियन ने हाथ जोड़े और मांगा, भगवान प्लीज पापा और मां को हमेशा साथ रखो। मैं हमेशा अपनी मां के साथ रहूं। आंखें खुली और एक ही सांस में सारी कैंडल्स बुझा दी। लू युनजन ने एक डॉल का गिफ्ट बॉक्स निकाला और न्यानियन को दिया। न्यानियन, ये पापा का गिफ्ट, देखो पसंद आया? न्यानियन की आंखें चमकी, फिर उसने शेन चुए की तरफ देखा। मां, तुमने मुझे क्या दिया? शेन चुए एक पल के लिए रुकी, भूल गई थी। लू युनजन का चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। न्यानियन को एहसास हुआ कि उसने गलत कहा। वो जल्दी से शेन चुए का हाथ पकड़कर बोली, न्यानियन को मां के गिफ्ट की जरूरत नहीं, मां बर्थडे पर साथ है, बस यही काफी। ये कहते हुए वो शेन चुए के लिए सबसे बड़ा केक पीस काटने लगी। शेन चुए उठी और बोली, मैं कार में रखाई हूं नीचे, अभी लाती हूं। वो हॉल में गई, की उठाई और दरवाजा खोला। लू युनजन छत से पीछे आया। रहने दो, तुम थकी हो, मैं ले आता हूं। नहीं। शेन चुए ने ऑटोमेटिक मना किया और तेज कदमों से निकल गई। लेकिन बाहर निकलते ही वो लड़खड़ाई और लगभग गिर गई। लू युनजन ने घबराकर थाम लिया। ठीक हो, ठीक हो। शेन चुए ने हाथ हिलाया और तेज कदमों से नीचे की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसकी माथे की लकीरें बता रही थी कि बिल्कुल ठीक है। घर आने से अब तक वो मन में कहीं नहीं थी। लू युनजन उसकी पीठ देखकर रहा, मुट्ठियां जाने में बंद हो गई, आंखें बच गई। न्यानियन दौड़ती हुई आई और उनके पास खड़ी हो गई। पापा, क्या मुझे मां से गिफ्ट नहीं मांगना चाहिए था? लू युनजन ने उसे गोद में उठाया। ऐसा नहीं है, हमारी न्यानियन को कोई भी कैसे पसंद नहीं करेगा। मां बस नीचे से गिफ्ट लेने गई, लेकिन शेन चुए गिफ्ट लेने बहुत देर से लौटी। न्यानियन का फेवरेट एविएशन मॉडल था। बच्ची जो खुद को ब्लेम कर रही थी, वो खुशी देखकर सब भूल गई। वो खुशी से शेन चुए के आसपास चक्कर लगाने लगी, लेकिन लू युनजन का मूड ठीक नहीं था। न्यानियन के सोने के बाद उसने पूछा, आज कुछ हुआ? घर आने से तुम ध्यान में नहीं थी? शेन चुए ने नजर उठाई और सीधे देखा। वुहान चला गया। ये 4 शब्द सुनकर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। शेन चुए ने आगे कहा, पहले जो टूमस्टोन तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए था, वो उसने खुद के लिए खरीदा। लू युनजन एक पल के लिए रुका। वो खुशी से शेन चुए के आसपास चक्कर लगाने लगी, लेकिन लू युनजन का मूड ठीक नहीं था। न्यानियन के सोने के बाद उसने पूछा, आज कुछ हुआ? घर आने से तुम ध्यान में नहीं थी? शेन चुए ने नजर उठाई और सीधे देखा। वुहान चला गया। ये 4 शब्द सुनकर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। शेन चुए ने आगे कहा, पहले जो टूमस्टोन तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए था, वो उसने खुद के लिए खरीदा। लू युनजन एक पल के लिए रुका, फिर बोला, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। शेन चुए की आंखें कहीं खाली हो गईं। उसे कैंसर था, ये भी आज डायसेक्शन क्लास में पता चला। उसने सोचा था हमारी आखिरी मुलाकात कई तरह की हो सकती थी, लेकिन ऐसी ये कभी नहीं सोचा। लू युनजन चुपचाप उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। दिल धीरे-धीरे डूबता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शेन चुए पहले ही बोल उठा, मैंने नया घर ले लिया है, कल से यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। लू युनजन का दिल पूरी तरह डूब गया। आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। इतनी जल्दी? उसने शेन चुए की तरफ देखा। आवाज में गुजारिश थी, प्लीज मत जाओ। न्यानी ने तुम्हें सच्ची मां मान लिया है, वो अभी छोटी है। तुम नहीं तो क्या करेगी? शेन चुए एक पल चुप रही, आंखें गहरी और उदास थी। अब सब सेटल हो गया है, मुझे जाना चाहिए। आगे की चिंता मत करो, अवान की तरफ से मेरे कुछ वादे हैं, एक दोस्त की तरह तुम दोनों का ख्याल रखो। मैं नहीं मानता। लू युनजन की आंखों में जिद थी। न्यानी मां के बिना नहीं रह सकती। शेन चुए उठ खड़ी हुई, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल में काम है, पहले जाती हूँ। लू युनजन उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी ठंडी आंखों ने रोक दिया। आंखें बस देखकर रहा। शेन चुए ने दरवाजा खोला, नीचे उतरी और रात के अंधेरे में चली गई। शेन चुए रात में खड़ी थी, जाने की जगह पता नहीं थी, गाड़ी चलाती रही, बस यूं ही शहर में घूमती रही। आखिर में हॉस्पिटल वापस आ गई, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो स्टोरेज रूम में गई जहां बॉडीज रखी। मुझे ड्रॉर से निकाला, पास बैठी और फोन पर हमारी पुरानी यादें देखने लगी। हम साथ क्लास में बैठे, कैंपस में शाम की धूप में चले थे, साथ ट्रैवल किया था, ढासा के जोखान टेंपल के सामने माथा टेका था। शेन चुए को याद था, दोनों ने इनको से दुआ मांगी थी, हे भगवान हमें हेल्दी रखो, हमेशा साथ रहना। वो यादें और यह रियलिटी एक चाकू की तरह बार-बार सबसे दर्दनाक जगह काटती थी। शेन चुए ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, अगर दुनिया में सच में कोई ऊपर वाला है, तो मेरे प्यार को क्यों नहीं बचाया? वो मेरे पास आकर लेट गई, दुखी होकर देखती रही। हमने कहा था 100 साल साथ जीएंगे, तो तुम इस तरह अचानक कैसे चले गए? बिना कुछ कहे? अगर जानती कि बस 3 साल बाकी थे, तो वो बातें कभी नहीं करती। उसने मुश्किल से बात निकाली, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। उसने छत की तरफ देखा और खुद से बात करने लगी। सच में 3 साल पहले मेरा मन करके ब्रेकअप नहीं किया था। युनजन की एक्स वाइफ गुजर गई थी, वो मेरी जान बचाने वाली। उनके हस्बैंड और बच्चे की जिम्मेदारी लेना जरूरी था, लेकिन कोई मर्द ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी बीवी किसी और के लिए करे। तुम इतना प्यार करते थे, शायद मान लेते, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। ये भी नहीं जानती थी कि हमारे पास बस 3 साल था। काश अगर दोबारा मौका मिले तो हर एक पल को जी भर के जीऊं। देर रात से सुबह तक शेन चुए बोलती रही। हम दोनों जैसे उन पुराने प्यार के दिनों में वापस आ गए थे। आखिर में वो धुन में सो गई। सपने में हम दोनों उन दिनों में थे जब सबसे ज्यादा प्यार था, और उसके पास जहां सांसें बंद हो चुकी थी, मेरी उंगली अचानक हिली और मेरी आंखें धीरे-धीरे खुल गईं। मैं छत को देखा, कुछ पल के लिए कंफ्यूजन था। लगा जैसे एक बहुत लंबा सपना देखा था। उस सपने में मैंने अपने डॉक्टर को देखा था। असल में ये दुनिया एक नॉवेल जैसी थी, और शेन चुए इसकी फीमेल लीड थी, और मैं उसकी स्टोरी में जल्दी मर जाने वाला एक्सपर्ट। लेकिन इस पल मैं अभी सोई थी, उसे दोबारा सामने देखकर एक पल के लिए मेरी सांस फिर रुक गई। उसके चेहरे पर वही ठंडा था। मैं मुस्कुराया तो चांद जैसी, बस लेटी हुई थी, लेकिन देखते नहीं पता था। हल्की सी भ्रम होकर लगा, कोई परेशानी है, सोचा नहीं था दोबारा मिलेंगे। मेरा दिल भी थोड़ा तेज था, लेकिन सपने की यादें आते ही मैं वापस होश में आया। हम दोनों की स्टोरी उसी पल खत्म हो गई जब मैंने आखिरी सांस ली। रही बात मेरे वापस आने की, शायद ये ऊपर वाले की उस बेचारे इंसान के लिए एक नेमत थी। मैंने शेन चुए को जगाए बिना उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। शेन चुए, हमारी स्टोरी पूरी तरह खत्म हो गई। हॉस्पिटल से निकला तो पता चला कि मेरे जाने के बाद जैसे दुनिया मुझे भूल गई थी। हॉस्पिटल में कोई मुझे पहचानता नहीं था। जो डॉक्टर्स और नर्सेस मुझे जानते थे, वो भी नहीं पहचान रहे थे। सब अजनबी नजरों से देख रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर निकला तो एक अजीब सा खालीपन था। अगर कोई मुझे याद नहीं करता तो अब मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा? मैंने नेट पर अपना नाम सर्च किया, शुक्र है आइडेंटिटी अभी भी थी, बैंक अकाउंट्स और बैलेंस भी सेफ था। मैंने एक लंबी सांस ली। नॉवेल की दुनिया में मेरी स्टोरी खत्म, लेकिन असल जिंदगी अभी चल रही है। सोचते मैंने तय किया, कोर्ट से टिकट लूंगा, बीजिंग छोड़ूंगा, शेन चुए को छोड़ूंगा, उसकी स्टोरी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। टूमस्टोन के 10 गुना पेनल्टी का पैसा, नॉर्थ माउंटेन विला बेचने का पैसा, सब मिलाकर मैंने तुरंत बुक की। लेकिन जाने से पहले सेमेट्री गया, पापा मां से मिलना था। जब घुटने जमीन पर टिके, तभी एहसास हुआ कि ये दोबारा जन्म सच में हुआ। पापा मां की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखते ही आंसू बह गए। सोचा था जल्द ही तीनों मिलेंगे, लेकिन ये हो गया। पापा मां आया हूं देखने, बेटा नालायक है, माफ करना। बीजिंग छोड़कर कोर्ट से भी जा रहा हूं, शायद अब कभी वापस ना आ सकूं, शायद तुम लोगों के पास भी ना आ सकूं, लेकिन तुम लोग नीचे मेरी चिंता करें, मैं ठीक हूं। आखिरकार मैंने अपनी हैरान करने वाली बात उन्हें बताई। तब बहुत देर खड़ा रहा, फिर फोन पर नोटिफिकेशन आया, आपकी फ्लाइट CN 686 को उड़ान भरने में 5 घंटे से कम समय बचा है। मैंने पापा मां को दिल से बधाई दी, कैब बुलाई और एयरपोर्ट चल दिया। एयरपोर्ट में भीड़ थी, रौनक थी। टर्मिनल पर खड़े होकर बीजिंग का आखिरी सनसेट देखा। पहले मुझे सनसेट से नफरत थी, लगता था ये डेथ है, एंडिंग है, विदाई है, लेकिन अब दोबारा देखकर लगा शायद ये एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज को रात के अंधेरे से गुजरना पड़ता है और बसंत को पहले सर्दी की बर्फ झेलनी पड़ती है, ठीक वैसे ही मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। तभी एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट गूंजी, CN 6865 फ्लाइट के पैसेंजर्स ध्यान दें, आपकी फ्लाइट का चेक इन अभी शुरू हो रहा है। मैं अपना आईडी कार्ड लेकर गेट की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज है, वुहान। और इससे पहले कि मैं मुड़ता, किसी ने मुझे कसकर गले लगाया।
उस गले में हरी घास जैसी खुशबू थी। मैंने ऊपर देखा, सामने शंचोए थी, आंखें लाल भरी हुई। वुहान, उसकी आवाज़ बंद गई थी। गर्म आंसू मेरी गर्दन पर गिरे। वो बेतरतीब बोल रही थी, कुछ भी साफ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं क्या तुम मुझे याद करती हो? मुझे लगा था इस दुनिया में कोई मुझे याद नहीं रखेगा। जैसे मेरे जाने के साथ मेरा वजूद मिट गया हो। शेनचुए ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। याद है वुहान, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम मेरे असली प्यार हो। वो बोली, जब मेरी आंख खुली तुम वहां नहीं थे। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, कहीं नहीं मिले। नर्स से पूछा, डॉक्टर से पूछा, पर सबने कहा कि उन्हें तुम याद नहीं। जैसे एक ही रात में सबने तुम्हें भुला दिया। तुम्हारे होने का कोई निशान नहीं बचा। तुम्हारी यादें मुझे एक सच्चे सपने जैसी लगने लगी। मैं खुद सोचने लगी कि शायद मेरा दिमाग ठीक नहीं रहा। फिर मैंने किसी से सीसीटीवी फुटेज दिखाई और तब जाकर मिली तुम। थोड़ी और देर होती तो शायद फिर चूक जाता। जब उठे और देखा कि तुम नहीं, कोई याद नहीं करता। एक पल के लिए लगा सच में बस एक सपना था। लेकिन जब जान को चुटकी काटी और दर्द हुआ तो समझ आया ये सपना नहीं। जो इंसान से प्यार था वो गायब हो गया था और किसी को याद नहीं। फिर तो जैसे पागल हो गए, पूरी सिटी छान मारी। हर पल हर सेकंड दिल में आग लगी थी। वो डर जो था जैसे नर्क से भी नीचे उतर गया। मौत खबर सुनने से भी ज्यादा तकलीफ है। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। हाँ, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? पहले जो हुआ उसकी माफी मांगता हूं। सब कुछ एक्सप्लेन करो। बस एक और चांस दो। वो दूसरी बार ये दर्द नहीं झेलना चाहते थे। खोकर वापस पाने का एहसास रोलर कोस्टर जैसा था। लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम ब्रेकअप कर चुके थे। मैंने शेन चुए को पीछे ढकेला, उनका गर्म आलिंगन छोड़ दिया। शेन चुए की आंखें बुझ गईं। ब्रेकअप के बाद भी पैच अप हो सकता है। उनकी गीली आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे दुम हिलाता करता। अगर ये 3 साल पहले होता या उस वक्त जब हम दोबारा मिले थे तो मैं जरूर रो पड़ता और उनसे लिपट जाता। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच का वो सफर झेलने के बाद मेरे इमोशन जैसे सूख गए थे। शेन चुए की वो गर्मजोशी नहीं थी। उस सपने ने मुझे समझा दिया था हमारे बीच कोई फ्यूचर नहीं, बस एक अधूरा दुख भरा किस्सा था। फ्लाइट का वक्त हो रहा था। एयरपोर्ट अनाउंसमेंट फिर से आई। मैंने शेन चुए की तरफ देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने कहा वो नहीं मानी, बस जिद से मेरी आंखों में दिख रही। मैंने धीरे धीरे उनकी उंगलियां हटाई। शेन चुए, तुमने खुद कहा था जब बात खत्म हो जाए तो दोनों आगे बढ़े, पीछे मत मुड़ो। शेन चुए का चेहरा उतर गया। उनकी खूबसूरत आंखें, वो तेज नजर, सब कुछ दिखने लगी। एक उदासी छा गई उन पर। थोड़ी आवाज में डर था, मुझे पछतावा है। मैंने देखा और हल्की सी हंसी आई। लेकिन हम दोनों जानते थे पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मैं गेट की तरफ बढ़ गया। कोई गुड बाय नहीं, कोई मुड़कर देखा नहीं। क्लास में रिफ्लेक्शन से दिखा शेन चुए अकेली खड़ी थी। मेरी पीठ देख रही थी, आंखें लाल, नजर बेबस, जैसे घर न मिला हो किसी बच्चे को। लेकिन मैं 3 साल इंतजार कर चुका था अपने प्यार का, अपनी यादों का, उनके लौटने का इंतजार करते करते आंसू सूख गए, जिंदगी खिसक गई। और जब वो आई तो साथ में कोई और था, खुशहाल फैमिली साथ। और मैं अकेला पापा की अस्थियां लिखा था। अब मैं पीछे नहीं देखना चाहता था। उन यादों को नहीं, तेज कदमों से प्लेन की तरफ बढ़ा, सीढ़ियां चढ़ी, विंडो से देखा, दिल्ली धीरे धीरे पीछे छूटी जा रही थी। एक बिंदु बनकर गायब हुई। मुझे लगा शायद बस की जिंदगी शुरू होती है। 5 घंटे बाद गांग चैन का वॉल्टिंग हो गई। मैं इतना थका हुआ था कि ठीक से सो भी नहीं पाया। नहाया लेगा और बस सो गया। जब आँख खुली सुबह, सूरज अभी निकला ही था। धूप खिड़की के पर्दों से छनकर बिस्तर पर पड़ रही थी। गर्म उम्मीद थी। नीचे ब्रेकफास्ट ले गया। ऑनलाइन एक लोकल गाइड बुक करवाई। उनकी कार देखकर मैंने हेजिटेट करते हुए पूछा, क्या आप ही वो गाइड हैं? उन्होंने फोन दिखाया लगता नहीं। मैंने कहा नहीं, आप ज़्यादा वो गाइड लगती हैं जो मैंने ढूंढी। वो हंसी, ये सबसे सस्ती कार है मेरे घर की। अगर मैं बोलूँ कि पहले टैक्सी ड्राइवर थी तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा? देखकर लगा जैसे लाइफ एक्सपीरियंस लेकर रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और पूछा यहाँ आसपास कहाँ अच्छा खाना मिलता है? सब लोकल मॉर्निंग टी पिला दी। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। हम 70 साल पुरानी एक ट्रेडिशनल टी हाउस गए। खाना बढ़िया था, दिल्ली से बिल्कुल अलग, फ्रेश एक्सपीरियंस। जब हम विक्टोरिया हार्बर देखने निकले तभी शेन चुए न जाने कहाँ से आ गए। वो मेरे सामने आकर बोली, ये कौन है? गाइड ने ऑकवर्ड होकर मुझे देखा, भाई इन्हें बताया नहीं था? मैंने गुस्से से देखा, अब मैरिड नहीं, 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। गाइड का एटीट्यूड बदल गया। शेन चुए को थोड़ा नजरअंदाज करते हुए देखा। मैं शेन चुए से बात नहीं करना चाहता था, आगे बढ़ गया। लेकिन उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और फिर पूछा, ये कौन है? उनका गला सूखा हुआ था। चेहरे पर जितनी शांति थी वो असली नहीं थी। शेन चुए इमोशंस को हमेशा अंदर रखती थी, जैसे एक खामोश समुद्र। लेकिन मैं जानता था वो अंदर से टूट रही थी। बस इतना बोला, लोकल गाइड है। उन्होंने कहा, मैं मानूं तो? जैसा चाहो। मुझे उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी। मैंने हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। एक्स के साथ ऐसा ही होता है, मुलाकात नहीं होनी चाहिए। शेन चुए ने अचानक जोर से पकड़ा हुआ। मैंने मुड़कर देखा। उनकी नज़र में गुजारिश थी। शेन चुए, ये तुम्हारी जगह नहीं है। उन्होंने पूछा, तो मेरी जगह कहाँ है? उनसे पूछ। मैं चुप रहा। आगे की कहानी उनकी और ल्यू युनचन की थी, मेरी। शेन चुए तेज कदमों से आई और हाथ पकड़ना चाहा। मैंने हटा लिया। वुहान, एक और चांस दो। देखो, मैं फॉरगिवनेस कूपन लाई हूं। मैंने छोटी सी बॉक्स निकाली। उसमें फॉरगिवनेस कूपन्स की पूरी स्टैक थी। ऊपर लिखा था कभी एक्सपायर नहीं होंगे। जब हम साथ थे तब हम भी छोटी-छोटी बातों पर आर्ग्यू करते थे। तब मैंने उन्हें फॉरगिवनेस कूपन्स दिए थे। जब भी मुझे खुश करो एक मिलेगा, जब भी मुझे नाराज करो यूज करो। वो बहुत अच्छा पार्टनर थे। सरप्राइजेस देते थे, छोटे-छोटे गिफ्ट्स लाते थे। इसीलिए मैंने उन्हें बहुत कूपन्स दिए। लेकिन वो डरते थे कि कहीं कम पड़ जाए। सोचते थे शादी के बाद झगड़े बढ़ते हैं तब काम आएंगे। शादी नहीं हुई पर कूपन्स उन्होंने संभाल कर रखे। हां, शेन चुए ने मेरा हाथ पकड़कर वो कूपन्स थमाए। लेकिन मैंने हाथ खोला और वो पास के डस्टबिन में गिर गए। शेन चुए, ये सब तो कब एक्सपायर हो चुके थे। जिस दिन हमने ब्रेकअप किया उसी दिन। शेन चुए शैडोज में खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में था पर आंखें नम थी। पीठ थोड़ी झुकी, मुठियां बंद कर रही थी। वो कुछ नहीं बोली। मैं मुड़ गया। शेन चुए दूर-दूर से पीछे आती रही। जब भी मैंने देखा नजरें चढ़ाई। घूमने का मन नहीं बचा। गाइड को थैंक यू बोला और अकेला होटल लौटा। शेन चुए भी पीछे ही मेरे रूम के बाहर बैठ गई। मैं रहा नहीं। बोला, शेन चुए आज वेडनेसडे है, हॉस्पिटल नहीं जाना। उन्होंने जवाब दिया, लीव ले ली। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो यहाँ गांग चैंग में ट्रांसफर ले लो। वैसे भी मैं उसी हॉस्पिटल में इसलिए गई थी कि तुम वहाँ। लेकिन तब तुम ऑलरेडी छोड़ चुके थे और तुम्हारी तबीयत भी बोलते-बोलते रुक गई। वो डरती थी। डर था कि अगर छोड़ा तो फिर वही होगा। अलग हुए और फिर मिलना मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा एक बार डरा हूं, मैं एक बार मर चुका हूं। क्या डर नहीं लगता कि मैं दोस्त हूं? शेन चुए चौंकी। फिर गुस्से से बोली, वुहान ऐसे मत बोलो, तुम जिंदा हो, सामने खड़े हो। वो आगे बढ़कर गले लगाना चाहती, लेकिन मेरी नजर देखकर रुक गई। बोली, उस रात मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठी रही। तुम्हें सोते देखा तब जाकर समझा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं आया तुम्हारे साथ चली जाऊं। वुहान, आई लव यू। उनके सच्चे जज्बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए कांपा। लेकिन वो एहसास जल्दी ही बुझ गया। मैंने तुमसे पूछा, फिर भी तुमने ब्रेकअप किया बिना किसी हेजिटेशन के। मुझे याद है शेन चुए ने एक मैसेज भेजा था और गायब हो गई। बस एक लाइन, वुहान लेट्स ब्रेकअप। मैंने कुछ समझा क्यों, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक हो गया था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं। बस मैं अकेला था खुद पर शक करते हुए। शेन चुए वहीं खड़ी रही, मुंह खोला पर कुछ नहीं निकला। उन्होंने रूम का दरवाजा रोकने की कोशिश की। हाथ दरवाजे में फंस गया। खून आने लगा। माथे पर पसीना था, चेहरा सफेद पड़ गया। फिर भी हाथ नहीं हटाया। दर्द हो रहा था लेकिन वो दर्द से मस नहीं हुई। बस जिद से मुझे देख रही थी। इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। उनके लिए हाथ दबाना छोटी बात थी। अगर उससे मुझे वापस पाया जा सके, मुझे लगा ये पागलपन है। लेकिन उनकी उस एक बात ने मुझे उस डायरी की याद दिलाई। मैंने हाथ छोड़ा और शांति से पूछा, क्या तुम्हें वो फ्लोटिंग डायरी याद है? वो एक पल के लिए रुकी, याद करने लगी। मैंने वेट नहीं किया, हंसते हुए बोला, उस डायरी में तुम्हारा और लू युनजन का मैसेज याद है? क्या लिखा था? शेन चुए को याद आया। घबराई, रुको मत बताओ। लेकिन मैंने बोल दिया, घूमते-घूमते वापस नहीं है। इस जगह का भी सेकंड चांस। इस बार मैं हिम्मत करूंगी, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कान बंद कर लिए, नहीं सुनना चाहता। लेकिन आवाज़ कान में घुसती रही। क्या उस दिन की डेट याद है? 17 अगस्त 2020 जब हम थे साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। अवन ने एक बार उनकी जान बचाई। मरने से पहले उन्होंने कहा था, चुए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। इस बार मांग रही हूं। मेरे जाने के बाद युनजन और नियानिन का ख्याल रखना। शेन चुए और अवन बचपन से साथ पली बड़ी थी और अवन के जाने के बाद लू युनजन टूट गए थे, सच जानने की कोशिश कर रहे थे। शेन चुए उन्हें बच्चे को मरते हुए कैसे देखती? उन्होंने अवन से वादा किया था लू युनजन का साथ देंगी जिंदगी भर, नियानिन को मामा कहेंगे और लू युनजन की खातिर डायरी में वो मैसेज लिखा। लेकिन उनके दिल में हमेशा सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। शेन चुए बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी रही। फोन निकाला और माफी के मैसेज भेजे। अहम माफ करो, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि युनजन की वाइफ ने मेरी जान बचाई। मरने से पहले उन्होंने मुझसे युनजन और बच्चे की जिम्मेदारी मांगी थी। मुझे डर था कि तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए अलग हो गई। लेकिन सच में होने के बाद समझा तुम मेरी जिंदगी में कितने जरूरी हो। पहली बार उन्होंने वो सब कह दिया जो कभी कह नहीं पाई। मैसेजेस आते रहे, मेरा फोन बजता रहा। मैंने एक नजर देखा और उन्हें ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। हमारे बीच अब कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। और बाहर शेन चुए अभी भी मैसेजेस भेज रहे थे। अचानक स्क्रीन पर लाल निशान आया। ये यूजर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। उनकी उंगलियां रुक गई, दिल टूट गया।
मैंने डिलीट कर दिया। उन्होंने दोबारा ऐड करने की कोशिश की, ब्लॉक था। एसएमएस, क्यू, ईमेल, सोशल मीडिया सब पर ब्लॉक। लेकिन एक जगह उन्होंने मेरे पुराने मैसेजेस देखे 3 सालों लाखों मैसेजेस। तो बिना कुछ बताए अचानक मेरी जिंदगी से क्यों गायब हो गई? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? शंचुए, सच में तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी? कुछ और हुआ था? जो भी हो मुझे बताओ, हम साथ फेस करें। हम पार्टनर हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम ठीक हो? जोक्स में पढ़ा था कि कुछ लोग कैंसर होने पर पार्टनर को बिना बताए छोड़ देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। क्या तुम बीमार हो और बताया नहीं? प्लीज़ एक मैसेज करो, ठीक है? शायद अब मैसेज नहीं करूँगा। कैंसर हो गया मुझे, हाँ, अगर ये देखोगी तो शायद खुश होगी, फाइनली पता विच वर्क्स। चाहे देखो या ना देखो, ये मेरी आखिरी मैसेज है। शंचुए, खुश रहो। अगले जन्म में मिलना मत। शंचुए एक-एक मैसेज पढ़ती गई, जैसे पहाड़ छाती पर रखा हो। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी 3 साल की गैर मौजूदगी ने मुझे इतना तोड़ा था। तब उन्होंने सोचा था शायद मेरे लिए यही ठीक है, कोई और मिल जाएगा, लेकिन नहीं। मैं बस इंतज़ार करता रहा। और जब वापस मिली तब मैंने क्या किया? शंचुए आगे सोच नहीं पाई। एक बड़े से हाथ ने जैसे दिल को मुट्ठी में दबाया, छोड़ा, फिर दबाया। तकलीफ असहनीय थी। वो सब क्लैम और कंपोज़ रहने वाली शंचुए वो टूट गई, रो पड़ी। माफ़ करना, हाँ, मुझसे गलती हुई। हाउसकीपिंग वाली ने देखा ना, अब ठीक है? उन्हें होश नहीं था। कॉरिडोर में ज़मीन पे बैठकर रोती रहीं, तेज़-तेज़ आवाज़ से। आस-पास के दूसरे लोगों ने झाँका, उन्हें कोई शर्म नहीं थी। दर्द ने सब भर दिया था। मैं अंदर लेटा था, शोर से उठा, दरवाज़ा खोला, देखा वो वहाँ थी। रोना अचानक रुक गया। लाल आँखों से मुझे देखा, हमारी नज़रें मिली। मैंने बेरहमी से कहा, रोना बंद करो, बहुत शोर है। उन्होंने आंसू नहीं पोंछे, रेंगते हुए मेरे सामने आ गई। आवाज़ रूंधी थी, "रेहान, माफ़ कर।" अब सच में समझ आया। कुछ देर बाद मुझे याद आया, वो मैसेजेस की बात कर रही थी जो मैंने सालों से हर प्लेटफ़ॉर्म पर भेजे। 3 साल पहले गुस्सा था, फिर चिंता, फिर बस सुनपन। अब पीछे देखता हूँ, लगता है उस वक़्त मैं कितना सुखी था। जवाब के लिए मन में कहा था। उस सपने को याद किया, शायद यही मेरी किस्मत थी। शंचुए के साथ हमारी कहानी ऐसे ही लिखी थी। मैंने उन्हें ब्लेम नहीं किया, बस इतना कहा, "अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट चाहिए।" दरवाज़ा बंद कर मेरा। शंचुए झपटे से आईं, मेरे पैरों को पकड़ लिया। "बुहान, मत जाओ, मुझे मत भगाओ।" सिर झुकाए बोली, "मैं जानती हूँ इन 3 सालों में तुमने बहुत कुछ झेला। मुझसे नाराज़ हो, नफ़रत करो, ठीक है। जैसे पहले मारते थे, डाँटते थे, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे इग्नोर मत करो। ये वाली शंचुए मैंने कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि जब हम सबसे ज़्यादा प्यार में थे, तब भी वो इतनी लो नहीं आई थी। हमेशा काम, कॉन्फिडेंट, सब हैंडल करने वाली। जब मैं परेशान होता, वो हँसकर कहती, "देखो, अपनी सिस्टर पावर।" लेकिन अभी वो बिल्कुल टूटी हुई थी और उन्होंने मुझे एक और इंसान देखा। 3 साल पहले का वो खुद जो बेबसी से माफ़ी माँगता था। मैं उनके पीछे 2 साल भटका था। हॉस्टल के नीचे खड़ा रहता था, लाइब्रेरी में सीट बचाता था, ब्रेकफ़ास्ट लाता था। 2 साल ये तो एक्सेप्ट था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन जब उन्होंने हाँ कहा, तो वो किसी और को बुलाने के लिए था। उनके साथ रहने के बाद भी किसी और की वजह से, जो थोड़ी-सी नरमी आ रही थी उनकी माफ़ी से, वो पल में गायब हो गई। मैंने उन्हें हटाया, ठंडी नज़र से देखा, "शंचुए, सुनो, जो दर्द मैं झेला, वो था 3 साल, 7 महीने, 8 दिन, 1 दिन, 1 9 दिन, 31,656 घंटे। चाहो तो तुम भी यही करो।" उन्होंने तुरंत कहा, "5 साल, 10 साल, जितना चाहो।" मैंने सिर हिलाया। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, "तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो?" वो डरती थी नहीं सुनने से। उस वर्ड का कॉम्बिनेशन ही दिल को तोड़ता था। वो याचना की नज़र से देखी थी। मैंने चुप्पी में जवाब दिया, "तुम्हें जवाब मिल ही गया।" चुप्पी सबसे बड़ा जवाब था। शंचुए ने इस बार नहीं रोका। दरवाज़ा बंद हुआ और मेरे अंदर एक खालीपन था। 3 साल का इंतज़ार, 3 साल के आँसू, 3 साल की बीमारी, सब यहीं खत्म हुआ। मैंने कभी सोचा था जब शंचुए रोते हुए माफ़ी माँगेंगी तो मैं ज़ोर से हँसूँगा, तंज मारूँगा, जैसे उन्होंने एक मैसेज मुझे पढ़ा था। लेकिन जब वो दिन आया, मेरा दिल शांत था, प्यार जा चुका था। दूसरे वक़्त का कोई दर्द नहीं बचा था। इसीलिए वो कड़वे शब्द भी नहीं थे और बाहर शंचुए खड़ी थी। आँसू हवा में सूख गए। वो नहीं जानती थी कि खुद को क्यों नहीं हिला पा रही। बस उस बंद दरवाज़े को देख रही थी चुपचाप। हवा में एक हल्की सी आग गूंजी, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी। हमारे बीच बहुत सारी यादें थीं। आँखें बंद होती तो मेरा चेहरा दिखता था। शंचुए कब तक वहाँ रहीं, पता नहीं। आखिरकार उठी, धीरे-धीरे नीचे चली। सिर झुका था, चेहरा भीगा। जब मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला, वो जा चुकी थी। सुकून मिला। निकला गांगचेंग एक्सप्लोर करने। पहला काम, एक सैलून ढूँढा। बाल कट करवाए, ब्लू ग्रे कलर करवाया। जैसे खुद को नया कर लिया। लेकिन सैलून से निकलते ही किसी से टकरा गया। "सॉरी, सॉरी।" हम दोनों एक साथ बोले। नज़र मिली। वो कल वाली गायब थी। इत्तेफाक है, उसने हँसते हुए कहा, "गांगचेंग छोटी जगह है।" मैं भी हँसा। उसने मेरे पीछे सैलून की तरफ देखा, बाल कटवाए, स्टाइल किया? अच्छा हुआ, कल से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, शुक्रिया। फिर आगे जाना। उसने पूछा, "आज कहाँ जाना है?" मैं साथ चलूँ?